निर्मला ने जब आवाज लगाई कि कृतिका को होश आ गया है, तो कृतिका की राम कहानी सुन रहे बीरेन शर्मा समेत सारे लोग नीचे चले गए थे। जब वो लोग नीचे पहुंचे तो देखा कि कृतिका लेटी हुई थी और उसके बगल में उसका इलाज करने वाला डॉक्टर खड़ा हुआ था। वो डॉक्टर सिद्धार्थ को देखकर एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिद्धार्थ के बारे में कुछ जानता हो। कृतिका, बीरेन शर्मा ने उसके पास जाते हुए कहा। बीरेन शर्मा की आवाज देने के बाद कृतिका ने बीरेन शर्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पश्चाताप नजर आ रहा था। बीरेन शर्मा को अपने पास देखकर कृतिका की आंखों से आंसू लुढ़क गए थे। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, कृतिका ने बीरेन शर्मा से माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। बस आगे से ध्यान रखना कि दोबारा कोई गलती ना हो। बीरेन शर्मा ने कृतिका के बालों को सहलाते हुए कहा और उसके सिरहाने पर बैठ गए थे। अपना खून अपना ही होता है। अपना खून चाहे जितनी गलतियां कर ले, अगर वो माफी मांग लेता है तो हम उसकी हर गलती पर पर्दा डाल देते हैं, भले ही आगे चलकर वो दोबारा गलती करे। कृतिका के साथ भी यही हुआ था। उसने बिना ज्यादा बात किए हुए बीरेन शर्मा से माफी मांग ली और बीरेन शर्मा ने उसे माफ भी कर दिया था। अंकल आंटी कहाँ हैं? कृतिका ने बीरेन शर्मा की ओर देखते हुए पूछा। उसकी नजरें वहां खड़े लोगों में से अभिमन्यु और वेदिका को ढूंढ रही थी। अभिमन्यु, वेदिका, कहाँ हो तुम दोनों? बीरेन शर्मा थोड़ी तेज आवाज में बोले। हाँ अंकल, अभिमन्यु ने कहा। आगे आओ, बीरेन शर्मा बोले और बीरेन शर्मा के इतना कहने पर वो दोनों लोग आगे आ गए थे। कृतिका की नजरें जब वेदिका से टकराई तो कृतिका की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसको रोता देखकर वेदिका भी रोने लगी थी। उसने अपने जेठ की मौत के बाद वेदिका ने कृतिका को अपनी बेटी की तरह पाला था। कृतिका जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी तब वेदिका साई की तरह उसके साथ रहती थी। हालांकि वो चाहती तो कृतिका को अकेले भी छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया ताकि कृतिका को अपनी माँ की कमी न महसूस हो। जिस रात ये घटना हुई थी उस रात भी वेदिका ने कृतिका को बहुत समझाया था, लेकिन कृतिका के ऊपर ऐसा भूत सवार था कि उसे अपनी माँ समान चाची की बात उस वक्त समझ में ही नहीं आई थी। कृतिका को रोते देखकर वेदिका ने उसे गले लगा लिया था और दोनों जोर जोर से रोने लगे थे। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से वहां खड़े हुए सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। वेदिका के हटने के बाद अभिमन्यु कृतिका के गले लग गए थे और वो भी रोने लगे थे। कृतिका वेदिका के साथ साथ अभिमन्यु से भी माफी मांग रही थी। सिद्धार्थ कहाँ है? कृतिका ने रूधे हुए गले के साथ वेदिका से सवाल किया और कृतिका के इतना कहने पर वेदिका सिद्धार्थ को बुला लाई, जो थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। सिद्धार्थ जब कृतिका के सामने पहुंचा तो कृतिका ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे, मानो वो कहना चाह रही हो कि मुझे माफ कर देना सिद्धार्थ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रात के करीब 10 बज चुके थे। जो लोग कृतिका को देखने आए थे वो लोग जा चुके थे। जब सब लोगों के जाने के बाद कृतिका की निगाह निर्मला के ऊपर पड़ी तो उनका अनजान चेहरा देखने के बाद कृतिका थोड़ा सा हैरान हो गई और वेदिका से बोली, आंटी ये कौन है? इतना कहकर कृतिका ने निर्मला की ओर इशारा किया। ये निर्मला जी हैं, सिद्धार्थ की माँ, वेदिका ने जवाब दिया। सिद्धार्थ की माँ के बारे में जानते ही कृतिका थोड़ा सा सकपका गई थी। नमस्ते आंटी, कृतिका ने सकुचाते हुए कहा। नमस्ते बेटा, अब तुम ठीक हो? निर्मला ने फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए पूछा। हाँ आंटी, चोट लगने के बाद ही मैं ठीक हुई, वरना पहले तो मैं बीमार ही थी, कृतिका ने सिद्धार्थ के ऊपर सरसरी निगाह डालते हुए कहा। निर्मला को तो कृतिका की बात समझ में नहीं आई, लेकिन सिद्धार्थ समेत बाकी लोग खूब अच्छे से समझ गए थे कि आखिर कृतिका कहना क्या चाह रही है। अच्छा वीरेन जी, अब मैं चलता हूँ। अगर कृतिका को रात में कोई परेशानी महसूस हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अभी मनु जी के पास मेरा नंबर है, कृतिका के डॉक्टर ने बीरेन शर्मा से कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास कोई साधन है या फिर? बीरेन शर्मा ने डॉक्टर से कहा। मेरा लड़का यहाँ छोड़ गया था, अब इधर से तो मैं पैदल ही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, डॉक्टर ने कहा। अरे नहीं, रात काफी हो गई है और आपको जाना भी दूर है, आप पैदल कैसे जाएंगे? रुकिए, मैं छुड़वा देता हूँ, बीरेन शर्मा ने कहा और फिर इधर उधर देखने लगे थे। इधर उधर देखने के बाद उनकी निगाह गुल्लू को लिए खड़े सिद्धार्थ के ऊपर जाकर टिक गई थी। बीरेन शर्मा की निगाह जैसे ही सिद्धार्थ के ऊपर टिकी, उस डॉक्टर के चेहरे पर फिर से वही डेविल स्माइल आ गई थी। लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया जब बीरेन शर्मा सिद्धार्थ के ऊपर से निगाह हटाते हुए उसके बगल में ही खड़े अभिमन्यु से बोले, अभिमन्यु, डॉक्टर साहब को उनके घर तक छोड़ाओ।
बीरेन शर्मा के इतना कहते ही उस डॉक्टर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। बीरेन शर्मा के इतना कहने के बाद अभिमन्यु ने चाबी ढूंढनी शुरू कर दी थी। इधर वो चाबी ढूंढ रहे थे और उधर सिद्धार्थ के कानों में गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। अरे बेशरम आदमी, तू बोल दे कि मैं छुड़ाता हूँ, उस बूढ़े को क्यों दौड़ा रहा है? गुल्लू की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। मैं कैसे जाऊं? मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया। जानता तो तू 20 दिन पहले बीरेन अंकल को भी नहीं था, लेकिन फिर भी तू इस समय उनके घर में है। बीरेन अंकल जानते हैं ना डॉक्टर को, वही बहुत है। जाकर छोड़ा, 10 मिनट लगेगा। अभिमन्यु अंकल को ना परेशान कर, गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। गुल्लू के इतना कहने पर सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी डॉक्टर को छोड़ने जाने के लिए मन बनाना पड़ा। आप रहने दीजिए अंकल, मैं छोड़ आता हूँ डॉक्टर साहब को, सिद्धार्थ ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा। उसके इतना कहते ही उस डॉक्टर के चेहरे पर फिर से चमक आ गई थी। अरे नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं छोड़ आता हूँ, सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद अभिमन्यु ने कहा। और जैसे ही अभिमन्यु ने इतना कहा, उस डॉक्टर के चेहरे पर आई हुई चमक फिर से गायब हो गई थी। वो तो मना कर रहे हैं। अभिमन्यु का जवाब सुनकर सिद्धार्थ फुसफुसाते हुए बोला। अरे ऐसे ही मना कर रहे हैं, तुम एक बार और कहो, गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। और उसके इतना कहने पर सिद्धार्थ ने फिर से अभिमन्यु से कहा। अरे नहीं अंकल, आप रहने दो, मैं जाकर छुड़ाता हूँ। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं मैंने बाइक नहीं चलाई है, आज शौक भी पूरा हो जाएगा, सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से कहा। और इससे पहले कि अभिमन्यु सिद्धार्थ से कुछ कहते कि बीरेन शर्मा बोल पड़े। अरे जाने दो, उसका मन है जाने का तो जाने दो ना। बीरेन शर्मा के इतना कहने के बाद अभिमन्यु ने बाइक की चाबी सिद्धार्थ की तरफ उछाल दी थी और सिद्धार्थ बाइक निकालने चला गया था। क्योंकि सिद्धार्थ बाइक से जा रहा था और उसे डॉक्टर से किसी तरह का खतरा नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए सिद्धार्थ ने गुल्लू को साथ नहीं लिया था। कुछ देर बाद डॉक्टर और सिद्धार्थ दोनों बीरेन शर्मा की हवेली से निकल गए थे। इधर सिद्धार्थ अपने ऊपर आने वाले संभावित खतरे से अनजान होकर उस डॉक्टर के साथ जा रहा था और दूसरी तरफ जगत प्रसाद माथुर फिर से उस घर में उस गंजे आदमी के सामने पहुंच चुके थे। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों आए हो? इतनी रात को कोई तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ सकता है ना? उस गंजे आदमी ने जगत प्रसाद माथुर को डांटते हुए कहा। मुझे क्षमा करें सर, लेकिन मेरा आना बहुत जरूरी था, जगत प्रसाद माथुर ने सहमी हुई आवाज में कहा। इतना क्या जरूरी हो गया कि तुम भागते हुए यहाँ तक आ गए? उस आदमी ने जगत प्रसाद माथुर को हड़काते हुए कहा। रिया ने सिद्धार्थ के बारे में कुछ बताया है, जगत प्रसाद माथुर ने उस आदमी से कहा। यही कि अमन के पास सिद्धार्थ की जानकारी है, यही ना? उस आदमी ने जगत प्रसाद माथुर से कहा। उस आदमी के इतना कहते ही जगत प्रसाद माथुर एकदम से चौंक गए थे। आपको कैसे पता चला ये? जगत प्रसाद माथुर ने चौंकते हुए कहा। सुयश ने बताया, उस आदमी ने बहुत ही सहूलियत के साथ जवाब दिया। सुयश ने? वो तो वहां था भी नहीं, फिर उसे कैसे पता चला? जगत प्रसाद माथुर ने जवाब दिया। तुम इस पर ध्यान मत दो जगत प्रसाद, तुम बस ये पता करो कि रिया जो कह रही है वो सही है या नहीं। मेरे ऊपर भी दबाव है सिद्धार्थ के बारे में पता करने को लेकर, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। इसमें जितनी देर होगी उतना ही मेरे लिए और मेरे साथ साथ तुम्हारे लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा, उस आदमी ने जगत प्रसाद माथुर से कहा। जगत प्रसाद माथुर को अभी तक लग रहा था कि वही आदमी इन सब चीजों का सर्वे सर्वा है, लेकिन जब उसने अपने ऊपर भी किसी के होने का जिक्र किया तो वो थोड़ा सा घबरा गए थे। आपके ऊपर? आपके ऊपर कौन है? जगत प्रसाद ने हकलाते हुए कहा। वो सब बाद में पता चलेगा तुम्हें जगत प्रसाद, पहले जो तुम्हें कहा गया है वो करो, उस आदमी ने जगत प्रसाद माथुर से कहा। और उसके बाद जगत प्रसाद माथुर चुप होकर वहीं खड़े हो गए थे। अब जाओ, अब तुम्हारा यहाँ और रुकना ठीक नहीं है, उस आदमी ने जगत प्रसाद माथुर को चुपचाप खड़ा देखकर कहा। और उसका आदेश पाकर जगत प्रसाद माथुर वहां से चले गए थे। जगत प्रसाद माथुर के वहां से जाते ही एक आदमी आगे बढ़ा और उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया था। उस आदमी के सामने आते ही अब तक जगत प्रसाद माथुर से बात कर रहे आदमी के चेहरे पर एक डर दिखाई देने लगा था। क्या हुआ सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? जगत प्रसाद माथुर से बात करने वाले गंजे आदमी ने घबरा कर कहा। साले, तेरा सिर छिलाकर ये कपड़े पहनाकर इधर बैठा दिया तो तू अपने आप को शाओलिन मोंक समझने लगा है। सुन बे, जितना आगे से हुक्म आया करे उतनी ही बात किया कर, वरना बीच से ही चीर दूंगा, उस गंजे आदमी के सामने खड़े हुए आदमी ने उसे धमकाते हुए कहा।
और उसके धमकाने के बाद उस गंजे आदमी का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। जी सर, उस गंजे आदमी ने घबराई हुई आवाज में कहा और उसके बाद तुरंत घर के अंदर चला गया था। उन दोनों के बीच हो रही बातचीत से इतना तो साफ हो चुका था कि जो आदमी अभी तक जगत प्रसाद माथुर से बात कर रहा था, वो आदमी भी असली खिलाड़ी नहीं था। वो भी जगत प्रसाद माथुर की तरह एक मोहरा था। असली खेल तो पर्दे के पीछे से कोई और खेल रहा था। लेकिन वो आदमी कौन था और सिद्धार्थ के साथ उसका क्या रिश्ता था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। जगत प्रसाद माथुर वहां से निकलकर अपने बंगले में पहुंच गए थे। बंगले में पहुंचने के बाद सबसे पहले वो रिया माथुर के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। आमतौर पर रिया माथुर अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करके सोती थी, लेकिन अमन की तबीयत खराब होने के बाद उसने दरवाजा खुला रखकर सोना शुरू कर दिया था, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी आने पर किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जगत प्रसाद माथुर ने जब रिया के कमरे में झांक कर देखा तो पाया कि रिया सो रही थी। रिया को सोता देखकर जगत प्रसाद माथुर ने चैन की सांस ली और फिर अपने कमरे की तरफ चले गए थे। इधर जगत प्रसाद माथुर अपने कमरे में पहुंच चुके थे और उधर दूसरी तरफ वो जिस सिद्धार्थ के बारे में पता लगाने के लिए परेशान हो रहे थे, वो सिद्धार्थ कृतिका का इलाज करने वाले डॉक्टर को लेकर उनके घर के बाहर पहुंच चुका था। उसने डॉक्टर को गेट पर ही उतार दिया था और उसके बाद जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा कि तभी डॉक्टर ने उसे आवाज देकर बुलाते हुए कहा, अंदर आ जाओ सिद्धार्थ, कॉफी पी लो तब जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, देर हो जाएगी, सिद्धार्थ ने सिरे से मना करते हुए कहा। अरे नहीं होगी देर, कॉफी मशीन लगी है हमारे यहाँ, मात्र 2 मिनट लगेंगे, आओ। डॉक्टर ने फिर से सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पहले तो 2-3 बार सिद्धार्थ ने मना कर दिया, लेकिन जब वो डॉक्टर बार बार इंसिस्ट करता रहा तो सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी अंदर जाना पड़ा। और सिद्धार्थ जैसे ही अंदर पहुंचा कि डॉक्टर के घर के अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गया था। उसे अंदर का नजारा बहुत अजीब लग रहा था। उसे अपने ऊपर आने वाले खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए वो वापस जाने के लिए जल्दी से मुड़ा कि तभी उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके कानों में उस डॉक्टर की आवाज सुनाई पड़ी। आई नो यू सिद्धार्थ, कि तुम कौन हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई पूरी तरह से मालूम है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। उस डॉक्टर के इतना कहते ही सिद्धार्थ के पांव अपनी जगह पर ही जम गए थे और जब वो मुड़ा तो अपने सामने खड़े उस डॉक्टर के हाथ में गन को देखकर एक पल को घबरा गया था। आखिर कैसे पता चला था डॉक्टर को सिद्धार्थ का राज, और क्या सिद्धार्थ बचा पाएगा अपने आप को उस डॉक्टर के चंगुल से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।